11 अप्रैल 1970 अमेरिका के कैनेडियन स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन रॉकेट सैटर्न VSA-508 के जरिए लॉन्च होता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. जिसमें बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। लेकिन अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पैर रखा था और ये नासा का तीसरा अपोलो मिशन था जिसमें वह एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला था। नासा के पिछले 2 मिशन को सक्सेस को देखकर तीनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही खुश थे और वो भी उत्सुक थे चांद की धरती को छूने के लिए। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। 11 अप्रैल 1970 को जब यह मिशन लॉन्च हुआ तो 2 दिन बाद अपोलो 13 पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था जब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी एक बहुत ही तेज धमाका होता है और यह मिशन बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेस मिशन। धमाका होते ही अपोलो 13 में आग लग जाती है और पता चलता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स घबरा जाते हैं और मिशन कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी देते हैं। वह बताते हैं कि ब्लास्ट के कारण स्पेस क्राफ्ट अपने रास्ते से भटक गया है और वह अर्थ से दूर जा रहा है। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगा कि अपोलो 13 में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स को धरती से सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड है। उस समय केवल एक ही रास्ता बच गया था, किसी भी तरह से तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा धरती पर वापस लाना। तो आखिर कैसे उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से सही सलामत वापस निकाला गया, आइए जानते हैं विस्तार से। अब दोस्तों अपोलो 13 मिशन के बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं अपोलो मिशन के इतिहास पर। अपोलो 11 के लॉन्च के दौरान अमेरिका में अपोलो मिशन का बहुत ही ज्यादा चर्चा था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी पहली बार चांद पर जाकर सुरक्षित वापस आए थे। 2 सफल परीक्षण के बाद अमेरिका में लोग सवाल उठाने लगे क्योंकि इन मिशन के बाद लोगों के लिए मून लैंडिंग बहुत ही आम बात होने लगी और इन मिशन पर होने वाले खर्चे को लेकर लोगों को लगने लगा था कि इन मिशन के लिए सरकार इतना पैसा आखिर खर्च क्यों कर रही है। लेकिन इस अपोलो 13 मिशन के दौरान भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिया गया था जिसमें कमांडर थे जेम्स लोवेल और वे बहुत ही ज्यादा अनुभवी नासा के साइंटिस्ट थे और उनके साथ 2 और साइंटिस्ट फ्रेड हैसे और केन मंतीगली भी थे। लेकिन स्पेस मिशन के कुछ ही दिन पहले केन मंतीगली जर्मन मैसेल्स नाम की एक वायरल बीमारी के शिकार हो गए जिसके बाद जैक स्वैगर नाम की एक साइंटिस्ट को उनकी जगह पर भेजा गया। खैर इन सब बातों के बावजूद 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को स्पेस के लिए लॉन्च किया गया। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए इन अपोलो स्पेस क्राफ्ट की मदद से लगभग 4 से 5 दिन लगता है। लेकिन लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद ही अपोलो 13 अपना आधा रास्ता कवर कर चुका था जिसके बाद इन्होंने 55 मिनट का एक ब्रॉडकास्ट शूट किया ताकि वे लोग इसे पृथ्वी पर भेज सके। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस एयरक्राफ्ट में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके को समझने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट के बनावट को समझना होगा। किसी भी स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं जो लूनर मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है और इन तीनों हिस्सों के मिलने से बनती है एक स्पेस क्राफ्ट। लूनर मॉड्यूल मकड़ी की तरह दिखने वाला नीचे का हिस्सा होता है जो स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने और वापस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट से धरती के ऑर्बिट में भेजने का काम होता है और उसको लैंड होने के बाद वही चांद पर छोड़ दिया जाता है। कमांड मॉड्यूल स्पेस क्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने यात्रा का सबसे अधिक समय बिताते हैं क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जिसमें बैठकर यात्री अपना सारा काम करते हैं और वापस धरती पर आते समय भी केवल यही हिस्सा धरती पर नीचे आता है जिसको समुद्र में गिराकर अंतरिक्ष यात्रियों को रेस्क्यू किया जाता है। इस हिस्से के आगे साइड में लगी होती है वायुमंडल के घर्षण से होने वाली गर्मी से बचने के लिए हीट शील्ड जो अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर वापस आने के समय उनका बचाव करता है। जो इस क्राफ्ट का तीसरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सर्विस मॉड्यूल जिसमें स्पेस क्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन सिलेंडर होता है।
इसीलिए इसे स्पेस क्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। तो अब हम आते हैं 55 घंटे बाद की कहानी पर, जब अपोलो यात्रियों ने 55 मिनट का ब्रॉडकास्ट खत्म कर लिया और अब सब आराम करने के लिए जाने वाले रहते हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ की जरूरी रूटीन टास्क को खत्म करने के बाद, जिसमें कुछ जरूरी स्विच ऑन या ऑफ करने होते हैं, और ये बताया जाता है कि यहाँ धरती पर मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे साइंटिस्ट सुरक्षित हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर यहाँ यात्रियों को एक कमांड देता है, क्राइस्टर, जिसका मतलब था कि आप उन पंखों को चालू कर दीजिए जो सर्विस मॉड्यूल में रखे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठंडा होकर जमने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही इस बटन को दबाया गया, एक जोर का धमाका हुआ और किसी को भी यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और देखते ही देखते वहाँ मीटर पर दिख रही सभी सुइयां इधर उधर होने लगती है और सब कुछ असामान्य हो जाता है। ह्यूस्टन में बैठे नासा के लोगों के पास बस एक मैसेज आता है कि हमें मदद की जरूरत है, और बस यहाँ ह्यूस्टन में बैठे लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का डाटा कुछ अलग ही बयान कर रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा डरावना डाटा था ऑक्सीजन टैंक के खाली होने का, और जो दूसरा टैंक था वो भी काफी तेजी से खाली होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब जिम लोवेल ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें बाहर कोई गैस लीक होती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ही उन्होंने ह्यूस्टन को इन्फॉर्म किया कि हमारे स्पेस क्राफ्ट के बाहर कोई गैस लीक हो रही है। फिर यह कंफर्म हुआ कि वह कोई और गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस ही थी, जो ब्लास्ट के बाद शायद अपने टैंक से लीक कर रही थी। बाद में हुए रिसर्च के बाद ये पता चला कि स्विच दबाने के बाद ही एक स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद ऑक्सीजन की वजह से आग लग गई और फिर वह ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से दूसरे टैंक में भी एक छेद हो गया और फिर उससे ऑक्सीजन गैस लीक होने लगी, जो जिम लोवेल को बाहर दिख रही थी। अब जब कोई रास्ता और काम भर की ऑक्सीजन और बिजली नहीं बची थी, तब नासा की टीम ने सोचा कि अब लूनर फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी को इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट को चांद पर बिना लैंड कराए धरती की तरफ वापस मोड़ लेना चाहिए, और इसके लिए चांद की ऑर्बिट का इस्तेमाल करके ही काम बन सकता था, क्योंकि इंजन चालू करने के लिए उस स्पेस क्राफ्ट में एनर्जी नहीं बची थी और कुछ एनर्जी बचाना भी था धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए। तो अब सबसे बड़ी परेशानी थी बिना सर्विस मॉड्यूल के धरती के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल को एक खास तरह के एंगल पर रखना होता है, नहीं तो अपोलो स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर बाउंस बैक भी कर सकता है। किसी तरह ह्यूस्टन में बैठे साइंटिस्ट जोड़ घटाना करने के बाद उनको मैन्युअली एंगल सही करने के लिए करते हैं, लेकिन तब तक स्पेस क्राफ्ट का नीचे से संपर्क टूट जाता है, क्योंकि अपोलो स्पेस क्राफ्ट की बिजली भी खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उस स्पेस क्राफ्ट को पैसिफिक ओशन में एक तय जगह गिराना था, इसीलिए अब सबकी निगाहें आसमान में ही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पैराशूट के साथ सबको आसमान में कुछ नजर आता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस जगह से उस अपोलो स्पेस क्राफ्ट को रेस्क्यू किया जाता है और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत निकाल लिया जाता है। इतने उतार चढ़ाव और परेशानियों के बीच भी इस मिशन में स्पेस में गायब हुए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लिया गया। इसीलिए इस अपोलो मिशन को लोग सफल विफलता कहते हैं, क्योंकि यह स्पेस क्राफ्ट चांद पर जाने के लिए निकला, लेकिन स्पेस में ही इसमें ब्लास्ट हो गया और यह बहुत ही बड़ी कहानी के रूप में उभर कर आया। उम्मीद है दोस्तों आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।